माइकल जैक्सन तब फेमस थे जब लोगों के पास इंटरनेट नहीं था। कैसेट्स और सीडी के टाइम पर उनकी सारी की सारी सीडीज सोल्ड आउट हो जाती थी। उन्हें किंग ऑफ पॉप बुलाया जाता था और वो पूरी दुनिया में फेमस थे। और उनकी डेथ के बाद भी उनके सॉन्ग्स को सुना जाता है। उनकी डेथ के बाद भी वो हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट रहे हैं। और इस साल जब उनकी बायोपिक रिलीज हुई तो वो वापस से हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट बनी और उनके सारे सॉन्ग वापस से ट्रेंड होने लगे। पर इतने अचीवमेंट्स के पीछे उनका एक डार्क पास्ट है। माइकल का बर्थ 29 अगस्त 1958 में इंडियाना यूएसए में हुआ था। उनके फादर का नाम जोसेफ जैक्सन था जो एक क्रेन ऑपरेटर थे और उनकी मदर का नाम कैथरीन जो एक स्टोर में काम करती थी। उनके 5 ब्रदर्स थे और इन सब में से माइकल सबसे छोटे थे। उनके फादर ने ही सबको ट्रेन किया है, सिंगिंग और डांस करना सिखाया है। उनकी फैमिली फाइनेंशियली ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसलिए उनके फादर ने उन्हें सिंगिंग की ट्रेनिंग दी है कि अगर ये लोग अच्छा गाना और डांस कर पाए तो उनकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली अच्छी हो जाएगी। और इसी थिंकिंग के साथ वो उन्हें रोज स्ट्रांगली ट्रेन किया करते थे और वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाते थे ट्रेनिंग के वक्त, स्पेशली माइकल के लिए, क्योंकि माइकल सही से गाना या फिर डांस नहीं कर पाते थे। एट लास्ट वो 5 इयर्स के ही थे और इसलिए उनके फादर उन्हें मारते थे, फिजिकली वायलेंट हो जाते थे। और तब माइकल बहुत ही रोते थे। अगर जरा से भी गलती हो गई तो वो बहुत ही गुस्सा करते थे और इसी डर के साथ माइकल पूरी जिंदगी रहे और इसी डर के साथ माइकल परफॉर्म करते थे। 1964 में माइकल और उनके ब्रदर ने अपना फर्स्ट म्यूजिकल बैंड लॉन्च किया जैक्सन ब्रदर्स नाम से। और तब माइकल सिर्फ 6 इयर्स के थे। सबसे छोटे होने के कारण उन्हें बुली किया जाता था। उनके जो ब्रदर थे वो उन्हें ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और न ही उनके फादर उन्हें मॉक करते थे, उनका मजाक बनाते थे, उनको बुली करते थे उनके नोज को लेकर। वो बताते थे कि उनकी नोज कितनी खराब है और इस चीज का माइकल पर बहुत ही बुरा असर हुआ। वो इनसिक्योर होने लगे थे अपने लुक्स को लेकर, अपनी नोज को लेकर, और इसलिए उन्होंने आगे चलकर नोज जॉब करवा ली। और बाद में अपने लुक से इनसिक्योर होने के कारण उन्होंने बहुत सी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई। उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि अगर वो परफेक्ट हो जाएंगे तो उनके फादर उन्हें पीटेंगे नहीं, बहुत प्यार से रहेंगे। उनके फादर प्यूबर्टी डिले होने के लिए इंजेक्शंस देते थे ताकि प्यूबर्टी में उनकी वॉइस चेंज ना हो, सेम ही रहे, और इसके कारण आगे उनको बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े। और वो तब सिर्फ 13 इयर्स के थे जब उनके फादर उन्हें इंजेक्शंस देते थे। धीरे धीरे जैक्सन ब्रदर्स पॉपुलर होने लगे और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होने लगी। 1969 में बैरी गॉडी ने जैक्सन ब्रदर्स को साइन कर लिया एंड दिस वाज ह्यूज फॉर देम। इस एजेंसी के थ्रू उन्होंने अच्छे सॉन्ग्स दिए और 1975 में एक और स्टूडियो एपिक रिकॉर्ड्स के साथ काम किया। और इसी दौरान माइकल ने अपने सोलो परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया और 1979 में उन्होंने अपना पहला सोलो सॉन्ग रिलीज किया ऑफ द वॉल। और इसी दौरान उन्होंने राइनोप्लास्टी करा ली और इसके कारण उन्हें सीरियस ब्रीथिंग इश्यूज होने लगे और इसी को फिक्स करने के लिए उन्होंने और प्लास्टिक सर्जरीज करवाई और इसको फिक्स करने के लिए उन्होंने और राइनोप्लास्टी करवाई। 1980 में माइकल हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट बन गए। उनके सॉन्ग्स के मिलियंस में सीरीज बिक्री थी। 1983 में उन्होंने थ्रिलर एल्बम को लॉन्च किया और आज के डेट में भी ये जो एल्बम है वो वन ऑफ द फेमस एल्बम्स में से एक है। आपने बिली जीन और बीट इट सॉन्ग सुना ही होगा, वो इसी एल्बम के अंडर में लॉन्च हुए थे और इस एल्बम के लिए उन्हें 8 ग्रैमीज दिए गए विच वॉज ह्यूज। 1983 में काफी सालों बाद उन्होंने अपने ब्रदर्स के साथ परफॉर्म किया और इस शो में उन्होंने पहली बार मून वॉक किया और ये जो डांस स्टेप है उनका सिग्नेचर स्टेप बन गया, उनकी लाइफ का, पर्सनैलिटी का सिंबल बन गया। और जब भी हमारे आसपास कोई मून वॉक करता है तब हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली माइकल जैक्सन का ही नाम आता है। इस परफॉर्मेंस को 47 मिलियन यूएस सिटीजन्स ने देखा। वो पूरी दुनिया में फेमस होने लगे, पूरी दुनिया से उनके सॉन्ग्स को, डांस को पसंद करने लगे, पूरी दुनिया से उनके सॉन्ग्स को, डांस को पसंद किया जा रहा था एंड ही बिकम अ ग्लोबल सुपरस्टार। 1984 में उन्होंने पेप्सी के साथ एक एंडोर्समेंट डील साइन की जो $5 मिलियन की थी और ये जो डील है वो उस वक्त की मोस्ट एक्सपेंसिव डील बनी पूरे वर्ल्ड में। और इसी एड शूट के दौरान उनके बालों में आग लग गई, उनके बाल जल गए और उनके हेड पर इन्फेक्शन भी हो गया था और उनके बर्न मार्क्स भी आ गए थे और इसी को छुपाने के लिए उन्होंने और सर्जरीज करवाई और उनका जो फेस है वो अजीब होने लगा। और ये जो इंसिडेंट है वो माइकल की लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग ट्रैजिक इंसिडेंट बना। 1988 में उन्होंने बैड एल्बम के लिए वर्ल्ड टूर किया। 18 अप्रैल 1988 को उन्होंने डर्टी डियाना सॉन्ग को लॉन्च किया था बैड एल्बम के अंडर में और इसके 3 महीने बाद ही 16 जुलाई 1988 को इस टूर का एक कॉन्सर्ट लंदन में रखा गया और इस कॉन्सर्ट को प्रिंसेस डियाना और प्रिंस चार्ल्स ने अटेंड किया था जो पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक है। और तब माइकल ने डर्टी डियाना सॉन्ग को उस कॉन्सर्ट से रिमूव कर दिया टू रिस्पेक्ट हर, क्योंकि तब वो वेल्स के प्रिंसेस थी। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले माइकल और प्रिंसेस डियाना की बैक स्टेज पर बात हुई और तब माइकल ने प्रिंसेस डियाना को बताया कि उन्होंने डर्टी डियाना सॉन्ग रिमूव कर दिया और तब उन्होंने कहा कि डर्टी डियाना उनका फेवरेट सॉन्ग है। इसी कन्वर्सेशन पर उनकी द मोस्ट फेमस और आइकॉनिक फोटोज क्लिक हुई
उनके कॉन्सर्ट्स को बहुत से इन्फ्लुएंशियल और फेमस लोग अटेंड करते थे। वो अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, उनको हर जगह से अप्रिसिएशन और अवार्ड्स मिल रहे थे। और जब कोई पर्सन बहुत फेमस होता है तो उसके साथ बहुत सी सीरियस कंट्रोवर्सीज भी होती है। उन्हें लेकर ये बोला जाता था कि वो एंटी एजिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उनके अराउंड डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम होती थी जो उन्हें स्पेशल चैम्बर में रखती थी और वो उसी चैम्बर में सोते थे ताकि वो 150 साल तक जी पाए। और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जब 1986 में उनकी ये फोटो वायरल हुई जहाँ पर वो एक चैम्बर में सो रहे हैं और इधर से ही जो रूम है वो और स्ट्रॉन्ग होने लगा। माइकल जैक्सन अफ्रीकन अमेरिकन थे और उनकी स्किन धीरे धीरे व्हाइट होती गई। लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए उन पर कि उन्होंने स्किन ब्लीचिंग ट्रीटमेंट यूज किया है क्योंकि वो अपनी ब्लैक आइडेंटिटी से इनसिक्योर थे। वो अपनी ब्लैक रूट्स को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे। मीडिया कॉन्स्टेंटली उन्हें असॉल्ट कर रहा था, उन्हें हर जगह से हेट मिल रही थी, उनकी पब्लिक इमेज खराब होने लगी और ब्लैक कम्युनिटी उनसे नाराज हो गई। सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई और इसलिए एमजे को पब्लिकली अपनी स्किन डिजीज के बारे में बात करना पड़ा। उन्हें विटिलिगो हुआ था जिसमें स्किन पर व्हाइट पैचेस आ जाते हैं और इससे वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहने लगे और इसी को छुपाने के लिए वो ग्लव्स और सनग्लासेस पहनने लगे। और ये सेम बात उनके डर्मेट ने बोली थी। इतनी प्लास्टिक सर्जरीज करवाने के बाद स्किन डिसऑर्डर से उनकी बॉडी में एक्सट्रीम पेन होने लगा और जिसके लिए उन्होंने हैवी मेडिसिन लिए। दूर से वो बहुत ही फेमस पर्सन थे पर अंदर से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रह रहे थे। प्लस मीडिया और लोगों की हेट से वो एंजाइटी और लोनलीनेस से डील करने लगे जिससे धीरे धीरे वो ड्रग एडिक्ट बन गए और आगे चलकर उनकी लाइफ और मैसी होती गई। उन्होंने 2700 एकड़ जमीन को परचेज किया था $17 मिलियन में। उन्होंने वहाँ पे जू, टॉयज और बच्चों से रिलेटेड सारी चीजें रखी और उधर वो बच्चों को इनवाइट भी करते थे और उन्होंने इस जगह का नाम नेवरलैंड रैंच रखा। मैकेली कल्किन उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनके साथ और भी बच्चे खेलते थे और इसी पार्क के थ्रू लोगों ने उन्हें चाइल्ड और पेडोफाइल बुलाया। जब 13 साल के चैंडलर के पेरेंट्स ने माइकल के अगेंस्ट केस फाइल किया था, उन्होंने ये बोला कि एमजे उनके बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और जैसे ये बात बाहर आई तब एमजे की जो इमेज है वो पब्लिकली बहुत खराब होगी। उनकी सिस्टर ने भी उनको लेकर यही बात बोली। उनकी सिस्टर ने ये बोला कि उनका जो ब्रदर है फाइल है और वो विक्टिम्स की फैमिली को पैसे देते हैं ताकि वो पब्लिकली कुछ ना बोले। और ये जो ट्रायल है वो 1 साल तक चला पर लैक ऑफ एविडेंस के कारण इस केस को डिसमिस कर दिया गया और बाद में ये कंक्लूजन दिया गया कि एमजे से लोग जेलस थे और इसी जेलसी के कारण उन पर ऐसे इल्जाम लगाए गए, उन पर ऐसे एलिगेशंस डाले गए ताकि उनकी पब्लिक इमेज खराब हो। उनकी सिस्टर ने ये बोला कि उनके अब्यूजिव हस्बैंड ने उन्हें फोर्स किया था ऐसे स्टेटमेंट्स देने पर डैमेज तो हो चुका था और इस केस से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगे और उनके डिप्रेशन और हेल्थ के कारण उन्होंने अपने सॉन्ग्स को रिलीज करना बंद कर दिया था। वो अपने सॉन्ग्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने जो अपना वर्ल्ड टूर था वो कैंसिल ही कर दिया था और इन सब सीरियस हेल्थ इश्यूज पर उनकी बॉडी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी और इन सब सफरिंग्स में ही वो लीजा मैरी पार्सली से मिलते हैं। पहली बार 1975 में दोनों मिलते हैं और तब लीजा 7 इयर्स की थी और माइकल 16 के और तब दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स से बने किया। पर 1992 से दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और लीजा ने उनका इस फेज में बहुत ही ध्यान रखा और जब उन्हें दिखा कि एमजे जो है वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट बन गए हैं तब उन्होंने एमजे को रिहैब भेज दिया और फिर 1994 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस मैरिज से एमजे को बच्चे नहीं हुए और शादी के 2 साल बाद ही 1996 में दोनों ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया और डाइवोर्स के 4 साल तक दोनों एक दूसरे को कैजुअली डेट कर रहे थे। ऑन ऑफ रिलेशन था दोनों का। 1996 में उन्होंने सेकंड मैरिज की डेबी रोक के साथ। उनकी पर्सनल डरमेट की असिस्टेंट थी वो और इस मैरिज से उनको 2 बच्चे हुए, माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन जैक्सन। और 2000 में ही दोनों का डाइवोर्स हो गया और 2002 में साइगर सिवाय उनका तीसरा बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने ब्लैंकेट प्रिंस माइकल जैक्सन सेकंड रखा। 2002 में होटल एडलन में वो ठहरे थे जो बर्लिन जर्मनी में है और उसकी बालकनी में ही उन्होंने अपने बच्चे को होल्ड कर रखा था और ये उनका तीसरा बेबी था और उन्होंने अपने बेबी के फेस को एक व्हाइट क्लॉथ से कवर कर रखा था और नीचे मीडिया और उनके फैंस खड़े थे और उसी इंसिडेंट से फोटो कैप्चर की गई है और लोगों ने उनके केयरलेस बिहेवियर को कॉल आउट किया कि उन्होंने किस तरीके से अपने बेबी को होल्ड किया था और इसके लिए एमजे ने बाद में अपोलोजाइज किया। ट्रायल के 2 साल बाद ही उन्होंने अपना कमबैक किया हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एल्बम से और इस एल्बम के अंडर में ही दे डोंट केयर अबाउट अस सॉन्ग रिलीज हुआ और यूट्यूब पर इस सॉन्ग पर 1 बिलियन व्यूज है
और 1996 में वो पहली बार इंडिया आते हैं और इंडिया में उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। वो इंडिया में ए आर रहमान के साथ कोलैब करने वाले थे, पर सोनी म्यूजिक और एमजे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इशू हो गया एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया है। 1991 में उन्होंने एक और इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया था ब्लैक और व्हाइट सॉन्ग में, जहाँ पर वो जो लेडी है वो क्लासिकल डांस परफॉर्म करती है। 1983 में जब माइकल अपनी करियर के पीक पर थे तब उन्होंने एक बेबी चिंपैंजी को अडॉप्ट किया था और उन्होंने उसका नाम बबल्स रखा था और वो बबल्स के बहुत ही क्लोज थे और वो उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाते, कॉन्सर्ट्स में, ट्रैवलिंग में, हर जगह। बबल्स आज भी जिंदा है और वो भी 43 इयर्स का है और वो फ्लोरिडा के एक सेंटर में प्रोटेक्ट है। 9 नवंबर 2001 में ट्विन टावर पर एक ब्रूटली एयरप्लेन क्रैश हुआ था और उस दिन माइकल को उस बिल्डिंग में एक मीटिंग को अटेंड करना था, पर वो मीटिंग कैंसिल हो गई बिकॉज ही ओवरस्लेप्ट। वो लेट नाइट अपनी मदर से बात कर रहे थे और इसलिए वो अगले दिन उठ ही नहीं पाए। 2001 में उन्होंने अपना लास्ट एल्बम लॉन्च किया इनविंसिबल नाम से, जो $30 मिलियन में बना था, पर ये एल्बम फ्लॉप हो गई और इस एल्बम ने अपने बजट को भी रिकवर नहीं किया और 2003 में उन पर वापस से चाइल्ड अब्यूजिंग का केस फाइल हुआ। उन्होंने माइनर्स को अल्कोहल दिया था और इसी बात पर उन पर केस हो गया। सेकेंड टाइम उन पर चाइल्ड अब्यूजिंग का केस फाइल हुआ और इस बार भी उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला और वो ट्रायल से फ्री हो गई। इनविंसिबल एल्बम फ्लॉप होने से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, प्लस इस ट्रायल ने उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया और उन्हें इंसोमिया से डील करना पड़ा और उनके ऊपर $1 मिलियन का डेट आ गया और जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज तक बेचनी पड़ी, इंक्लूडिंग नेवरलैंड रेंज। उन्होंने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम किया दिस इज इट नाम से। 2009 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और इस एल्बम के टूर से उन्होंने 7,50,000 टिकट्स को बेचा, पर ये टूर शुरू होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। उन्हें इंसोमनिया था, इसलिए उन्हें रात को नींद नहीं आती थी और इसलिए उन्हें पावरफुल ड्रग दिया जाता था और इस बार भी सोने से पहले उन्हें ये ड्रग दिया गया, पर इस बार उन्हें नींद नहीं आई और इसलिए उस रात उन्हें हर बार वो ड्रग दिया जाता और पहले से ज्यादा क्वांटिटी में उन्हें दिया जाता था, पर स्टिल उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एज अ डॉक्टर उन्हें अलाउ नहीं था कि वो अपने पेशेंट को ज्यादा डोज दे, चाहे पेशेंट कितनी ही डिमांड करे, चाहे पेशेंट कितनी ही रिक्वेस्ट कर ले, क्योंकि उस वक्त माइकल डोज बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। उन्हें लास्ट डोज मॉर्निंग के 10:40 पर दिया गया और इस बार उन्हें नींद आ गई, पर जब ये चेक किया गया कि माइकल को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं और उनकी पल्स कम होती जा रही है, तब उनकी टीम ने उन्हें सीपीआर दिया। 12:26 पर 911 को कॉल किया गया और पैरामेडिकल टीम ने उन्हें सीपीआर दिया और 1 घंटे तक उन्हें सीपीआर दिया गया, पर उन्हें होश नहीं आ रहा था और इसलिए दोपहर की 1:14 पर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और फिर 1 घंटे बाद 25 जून 2009 को 50 की एज में वो चल बसे। ड्रग ओवरडोज से उनकी डेथ हो गई। वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार इज डेड। जिन्होंने उन्हें ड्रग्स दिए थे उनका नाम डॉक्टर मरी था और उनके ऊपर बहुत से सीरियस चार्जेस लगाए गए। जो जैक्सन ने डॉक्टर मरी के ऊपर सीरियस केस फाइल किया। कुछ सालों तक ये केस चला और फिर डॉक्टर मरी को 4 साल की जेल हो गई, पर उनके अच्छे बिहेवियर के कारण ही उन्हें 2 साल के अंदर रिहा कर दिया गया। और यहाँ से एक थ्योरी निकल कर आई कि कुछ पावरफुल म्यूजिक कंपनीज और आर्टिस्ट उनके करियर से इनसिक्योर थे और जब उन्होंने अपना कमबैक अनाउंस किया तब उन्हें मरवा दिया। माइकल के ब्रदर और सिस्टर्स ने ये ओपनली एडमिट किया था कि माइकल का मर्डर हुआ है। 2017 में माइकल की डॉटर पेरिस जैक्सन ने बताया था कि ही वॉज मर्डर्ड। माइकल की डेथ ने उनके ग्लोबल फैंस का दिल तोड़ दिया। पूरी दुनिया से उन्हें ऑनर किया जा रहा था। उनके ग्लोबल फैंस और इन्फ्लुएंशियल लोगों से उन्हें ट्रिब्यूट मिल रहा था। माइकल का कभी भी एक स्टेबल चाइल्डहुड नहीं रहा, तभी तो उन्होंने नेवरलैंड रेंच को ओपन किया था, जहाँ पर वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, उनके साथ खेल सकते थे। वो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे, जैसे बैलून्स, कार्टून्स, अम्यूजमेंट पार्क्स। उन्होंने एक बार सुपरमार्केट को रेंट किया था ताकि वो एक नॉर्मल शॉपिंग एक्सपीरियंस कर सके। चाइल्डहुड से लेकर उनकी लाइफ के एंड तक उनके पास कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं थी, विच अफेक्टेड हिम अ लॉट, क्योंकि वो चाइल्डहुड फेज उनकी लाइफ से मिसिंग था। वो बहुत सी चैरिटीज और डोनेशंस भी करते थे, पर कभी भी उन्होंने अपनी चैरिटीज को डोनेशंस को पब्लिक नहीं किया। उनकी डेथ के इतने सालों बाद ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेसेस अमंग द वर्ल्ड। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तड़पते थे और लोग आज भी उनकी म्यूजिक को और पॉप कल्चर को पसंद करते हैं। आपको उनकी लाइफ के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।